एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल परिहार कॉन्सेप्ट क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस को और सोशल साइंस में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं ज्योग्राफी के फर्स्ट 2 चैप्टर को हमने फिनिश कर लिया है ऑलरेडी। और अगर आपने वो चैप्टर की वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन 2 वीडियोस को ज़रूर देखें, 2 चैप्टर की वीडियोस को, ताकि आप उन चैप्टर्स को भी अच्छी तरीके से समझ पाएँ। हम आज बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की और पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चैनल हर टॉपिक को आसान लैंग्वेज में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि इसमें कहीं भी बात हर बच्चे के समझ में आसानी से आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहले बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडिया के बारे में बात की जा रही है। इंडियन से सबको बात समझ में आ गई होगी कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं। अब आती है बात कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं इससे पहले एक एग्जांपल इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिए हैं इसके अंदर में, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वहां से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। हालांकि मैं अभी आपको बता दूंगा तो हो सकता है कि आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से ना समझ पाओ। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिर में कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। In this chapter, we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of or even played. हम सब फुटबॉल के बारे में जानते हैं और ये खेलना भी जानते हैं और उसके बारे में सुना तो सभी लोगों ने होगा। तो अगर नहीं भी सुना है तब भी थोड़ी बहुत बातें उसके बारे में पता होगी कि वो खेला कैसे जाता है। तो हम जानते हैं कैसे खेला जाता है। तो एज द नेम सजेस्ट, द गेम इज द गेम दैट इन्वॉल्व्स द प्लेयर्स फेट। तो एक ऐसा गेम जिस गेम में जो खेलने वाले लोग हैं उनके फीट यानी कि पैरों का यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फुटबॉल, इफ द बॉल टचेस द आर्म ऑफ एनी प्लेयर एक्सेप्ट गोलकीपर, देन दिस इज कंसिडर्ड अ फाउल। तो हम जानते हैं कि फुटबॉल पैरों से खेला जाता है और अगर हाथों से इसको खेलने लग गए या फिर हाथों से हाथ लग जाता है किसी का भी तो उसको फाउल माना जाता है, गोलकीपर को छोड़कर। So if players start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore. तो फुटबॉल का जैसे कि रूल है कि भाई उसको पैरों से खेला जाता है, अगर उसको हाथों से खेलने लग गए, हाथों से पकड़ के इधर से उधर ले जाने लग गए और गोल में डालने लग गए, तो कहीं ना कहीं वो फुटबॉल नहीं रहेगा। Similarly, other games such as hockey or cricket also have rules according to which they are played. इसी तरीके से अलग अलग गेमों के अलग अलग रूल्स होते हैं और हर गेम को उसके रूल के अकॉर्डिंग ही खेला जाता है। अगर रूल कहीं ना कहीं हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो एक्चुअली में हम उन गेम को खेल ही नहीं रहे हैं। Each of these rules helps define the game and help us distinguish one game from another. यही जो रूल्स होते हैं ये हमें बताते हैं कि भाई ये फुटबॉल है और ये हैंडबॉल है, अगर आप हैंडबॉल जानते होगे तो। या फिर अलग अलग गेमों के अलग अलग रूल्स होते हैं। हर कई सारे ऐसे गेम होते हैं जिसमें 11 प्लेयर चाहिए होते हैं, लेकिन उनको खेलने का तरीका, उनके इक्विपमेंट्स अलग अलग होते हैं। तभी हम जान पाते हैं कि आखिर इस गेम के अंदर में ये चीज़ें यूज होती हैं या फिर ये रूल यूज होता है, इसीलिए इस गेम को ये कहा जाता है। As these are fundamental to the game, we can also call them the constitutive rules of the game. और कोई भी गेम जब स्टार्ट किया जाता है, कोई भी गेम जब खेला जाता है तो उससे पहले हम उसके कुछ रूल्स, जो फंडामेंटल रूल होते हैं, उनको हम जानते हैं, तभी हम उन गेम्स को अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। और इन्हीं फंडामेंटल रूल्स को हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कह सकते हैं। यानी कि उसको स्टार्ट करने के लिए, उसकी बिगिनिंग करने के लिए जो रूल्स होते हैं उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहते हैं। Like these games, a society also has constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kinds of societies. इसी तरीके से हम बहुत सारी सोसाइटीज़ देखते हैं हमारे आसपास। कई जगह पे हम देखते हैं कि सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं, वो सोसाइटी के सारे लोग उसी रूल को फॉलो करते हैं। जैसे गंदगी ना करना या किसी अनजान आदमी को अंदर नहीं आने देना, उसके लिए वो लोग प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी रखते हैं।
या और भी बहुत सारे रूल रोल रखते हैं कि जैसे हम जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है तो सारे फेस्टिवल को हम साथ मिलके सेलिब्रेट करेंगे। इस तरह के जो रूल्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर सोसाइटी अपने लोगों के लिए जो वहाँ पे रहते हैं उन्हीं की तरह लोग उनके लिए बनाती है। और यही चीज जो होती है जो वो रूल्स बनाते हैं ये उनको एक दूसरी सोसाइटी से क्या करती है, अलग करती है। सकता है कि जो दूसरी सोसाइटीज हैं वहाँ पे इनके इनसे अलग कोई रूल फॉलो किया जा रहा है, और इसी तरीके से हर सोसाइटी अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाती है एक दूसरे से। In large societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus, and in modern countries, these consensus is usually available in written form. अगर हम लार्ज सोसाइटीज की बात करें जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, और हो सकता है कि जो लोग रहते हैं वो किसी दूसरे स्टेट से, अलग अलग स्टेटों से रहते हों, या अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हों, या हो सकता है अलग अलग जेंडर्स के लोग रहते हों, या अलग अलग वर्किंग ग्रुप के लोग रहते हों। तो हो सकता है कि ये लोगों ने अपने कुछ पर्टिकुलर रूल्स बना रखे हैं, और ये सब लोग मिलकर कुछ एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं। तो अगर वो पर्टिकुलर रूल कैसे फॉलो किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि जो रूल मुझे पसंद हो सकता है आपको पसंद ना हो सकता है जो मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए तो काफी लोग हो सकता है उसके अपोज में हो कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए कोई भी एक रूल बनाने के लिए ऐसी बड़ी सोसाइटीज के अंदर में सबसे पूछा जाता है, सबका सजेशन लिया जाता है, और फिर जो एक मेजोरिटी में जो लोग मानते हैं जिस बात को, उसी बात को जो है रूल बना दिया जाता है, और इसी को कहा जाता है कॉन्सेंसस, यानी कि सबके एग्रीमेंट से चीजों को एग्री करना या एग्रीमेंट बनाना, उसको कहा जाता है कॉन्सेंसस। और जब हम कंट्री की बात करते हैं, और क्योंकि कंट्री जो होती है उस कंट्री में भी बहुत सारे टाइप के लोग रहते हैं, और सभी लोग के लिए एक जैसा रूल बनाने के लिए, या सभी लोग के लिए ऐसा रूल बनाना जो सब लोग माने, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और उस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पूछकर सबके लिए ऐसा रूल बनाना पड़ता है कि जो सबको पसंद आए। और इसीलिए जो बड़ी कंट्रीज होती हैं, जो कंट्रीज होती है, क्योंकि कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो कंट्रीज क्या करती हैं, यूजुअली जो ये रूल्स वगैरह होती हैं इसे रिटर्न फॉर्म में लिख लेती हैं, या लिख लेती हैं कि भाई ये रूल है और ये सभी लोग को फॉलो करना है, क्योंकि इसके ऊपर सभी लोगों ने एग्रीमेंट किया हुआ है। अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कोई भी रूल रेगुलेशन रिटन फॉर्म में है, उसे लिखा गया है, तो उसी को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। We have looked at the Indian Constitution in class 6 and 7th in our social and political life textbooks. तो आपने 6 और 7 तो पढ़ा होगा इसके बारे में। Have you ever wondered why we need a constitution, or been curious about how the constitution got written or who wrote it? तो कभी कभी हमें लगता है ऐसा कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतने सारे लोगों के व्यूज जानकर और उसे लिखा जाता है, तो आखिर ये कौन लोग होंगे जिन्होंने अपने व्यूज दिए होंगे, या फिर कौन लोग होंगे जिन्होंने ये इतनी जो है हेडेक अपने सर पे लिया कि भाई सबसे पूछना है, सबके व्यूज लेने हैं। तो ऐसे कौन लोग होंगे, किसने लिखा होगा ये सब चीज। In this chapter, we will discuss both these issues and also look at the key feature of the Indian Constitution. इस चैप्टर में हमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे जो क्वेश्चन अभी ऊपर डिस्कस किए गए थे, और साथ साथ में हम ये भी जानेंगे कि भाई हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का संविधान है, उसमें उसके क्या फीचर्स हैं, वो उसमें क्या ऐसी खासियत है जो और देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं उससे उसको अलग बनाता है। Each of these factors is crucial to the working of democracy in India, and some of these will be the focus of different chapters in this book. जो ये फीचर हम बात करेंगे इसकी, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब वो टॉपिक आएगा हमारा। तो वहां पर हम जानेंगे कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी है, अभी डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी को अगर हम इसका अगर हिंदी में ट्रांसलेट करूं मैं इसको, तो इसको कहा जाएगा लोकतंत्र। और अगर इसको समझने के लिए इसको डिफाइन करूं मैं कि ये डेमोक्रेसी आखिर में होती क्या है, तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच
पीपल एलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये एक ऐसी तरीके का गवर्नमेंट होता है, यानी कि अभी गवर्नमेंट क्या होता है, वो शॉर्ट में जल्दी जल्दी समझाता हूँ मैं आपको ये चीज़ है क्या आखिर में। ऐसा होता है कि पहले के जो टाइम था, जिस टाइम पे राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो राज किया करते थे, उसी राज करने को ही गवर्न कहा जाता है। और जो बॉडी होती है जो पूरी तरीके से गवर्न करती है, उसे गवर्नमेंट कहा जाता है। तो ये जो राजा महाराजा थे, तो ये जिस तरीके से रूल करते थे, तो इस सिस्टम को कहा जाता है मोनार्ची सिस्टम। अभी आप पढ़ोगे इसके बारे में कि मोनार्ची सिस्टम में होता क्या है। और जब राजा का रूल हुआ करता था, तो राजा के रूल में क्या होता था कि राजा जो था वो लोगों के, मतलब लोगों के हित में तो काम करता ही था वो, लेकिन ऐसा होता था कि वहाँ पे राजा का रूल चलता था, और राजा के साथ में जो मंत्री गण हुआ करते थे उसके, यानी कि उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेंगे यहाँ पे। तो वो लोग जो सलाह मशवरा कर कर जो अपने राज्य के लिए करना चाहते थे वो करते थे, चाहे फिर वो राज्य के लोगों को पसंद आए, चाहे वो राज्य के लोगों को पसंद ना आए। तो कहने का मतलब था कि जो मोनार्च सिस्टम होता था, उस सिस्टम के अंदर में किंग रूल होता था, और जो किंग का रूल होता था, कभी कभी उसमें जो रूल किंग बनाता था उससे उस राज्य के अंदर रहने वाले सभी लोग हैप्पी नहीं होते थे। तो अब एक ऐसा सिस्टम की जरूरत थी हमें कि जिस सिस्टम के अंदर में राजा का रूल ना चले बल्कि प्रजा का रूल चले। प्रजा का रूल का मतलब हो गया कि प्रजा जैसा चाहे, प्रजा को लगे जैसा कि भाई हमारे को इस तरीके से ये फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, हमें ये अगर हमारा टैक्स कट रहा है, हमारा पैसा लगा है, तो वो पैसे से हमें ये बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इसलिए एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया जिस सिस्टम के अंदर में प्रजा की बात को सुना गया और प्रजा को राजा बनाया गया। तो इसीलिए इस जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी को लोकतंत्र और प्रजातंत्र दोनों कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के अंदर में रूल करने वाले वही लोग हैं जो उस कंट्री के अंदर में रहते हैं। तो इसको एक सिंपल तरीके से मैं समझाऊं तो इसको ही डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारी डेमोक्रेसी के वर्किंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि हमारे अगर किसी तरीके से हमारे कंट्री चल रहा है और हमारी कंट्री के अंदर में जिस तरीके से लोग रह रहे हैं और जिस तरीके से लोग एक दूसरे को बराबर समझते हैं, या जिस तरीके से हमारे कंट्री के अंदर में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, या जो भी रूल्स रेगुलेशन हमारी कंट्री के अंदर में है, वो सब कहीं ना कहीं हमारे संविधान ने हमको दिए हैं। और जो अधिकार एक नागरिक को मिलते हैं उस कंट्री के अंदर में, वो अधिकार भी हमें उस संविधान ने ही दिए हैं। इसीलिए संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि रूल्स रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो बुनियादी फंडामेंटल जो रूल्स हैं, उन्हीं को ही कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो आगे पढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि भैया किसी भी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, रूल्स, सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन रिटर्न फॉर्म की जरूरत क्यों है। तो इसको पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं आगे, जानते हैं इसका आंसर क्या है। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, while all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessarily that all countries that have a constitution are democratic। आज का जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड के अंदर में जितनी भी कंट्रीज हैं, ज़्यादातर कंट्रीज के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके पास तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता ही होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री ही है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है एक ऐसी कंट्री जो डेमोक्रेसी को फॉलो करती है, यानी प्रजातंत्र को फॉलो करती है। तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी कंट्री के अंदर में रूल्स रेगुलेशन है तो भाई वो कंट्री जो है वो प्रजातंत्र कंट्री हो सकता है कि वो राजा महाराजा के रूल्स रेगुलेशन भी हो सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पजेस। तो जो हमारा संविधान है, हमारा नहीं मतलब एक एक जनरल बात करी जा रही है कि जो एक एक संविधान होता है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो कुछ बहुत
बढ़िया काम, बहुत ही अच्छे काम करता है। उनमें जो पहला काम वो करता है वो क्या है? फर्स्ट, it lays out certain ideals that form the basis of the kind of a country that we as a citizen aspire to live in। तो पहला काम वो ये करता है कि वो एक ऐसा कंट्री बनाता है। वो किसी भी कंट्री के अंदर रहने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, और जैसे रूल रेगुलेशन होंगे वैसे ही रूल रेगुलेशन उस कंट्री के लोग फॉलो करेंगे। तो वो रूल रेगुलेशन कैसे बने? क्योंकि वो रूल रेगुलेशन कौन चाहता था? उसी कंट्री के लोग चाहते थे। तो जिस तरीके के लोग चाहेंगे, लोग जिस तरीके की जिंदगी को जीना चाहते हैं, उ, उसी तरीके के रूल रेगुलेशन जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। पहला पर्पस तो ये पूरा करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि वो इस तरह के रूल रेगुलेशन बनते हैं किसी भी कंट्री में, इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है किसी भी कंट्री का जैसा उस कंट्री के लोग रहना चाहते हैं, उसी तरीके के रूल रेगुलेशन वो अपने लिए बनाते हैं। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। एक क्लास है, एक क्लास के अंदर में अगर मैं बोलता हूँ कि मॉनिटर किसको बनाना चाहिए, अगर मैं आप लोग को वो बोलता हूँ कि चलो जिसको आपको मॉनिटर बनाना है आप उसको बनाओ, और आप में से ही बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि वो मॉनिटर बने, तो मैं सबको खड़ा करता हूँ और सबसे फिर उसके बाद क्लास में जो बच जाते हैं उनसे पूछता हूँ कि अगर ये मॉनिटर बनना चाहते हैं सारे लोग, और ये अपने अपने जो वादे हैं वो आपसे करेंगे कि वो क्या बेनिफिट आपको देते हैं उसके बाद, तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो हैं उनमें से वो अपने अलग अलग फायदे आपको देने की कोशिश करेंगे। फिर आप उन फायदों को देखते हुए, आपको जो पसंद आता है फायदा, उसको देखते हुए आप उसको क्या बना देते हो? ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर उनको लगता है कि ये हमको फायदा देगा तो वो किसी एक को वोट दे देते हैं और कहते हैं कि यही मॉनिटर बनना चाहिए। तो मतलब ये सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैकेनिज्म बता रहा हूँ, प्रोसेस बता रहा हूँ। तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है? इस प्रोसेस में हो ये रहा है कि जिस तरीके के लोग, मतलब उस क्लास में बच्चे जो हैं जिस चीज को पसंद करते हैं, वो जो मॉनिटर है, वो मॉनिटर जो बनने वाला मॉनिटर है, वो मॉनिटर बनने के बाद वही रूल बना देगा। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे ये हो जाएगा कि जो क्लास के बच्चे चाहते थे बना वही रूल। तो ये क्या हो गया? एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। तो इस तरीके से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का जब बनता है तो उस कंट्री के लोग जैसा चाहते हैं उसी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। और पुट अनदर वे, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर कंट्री इज। और अगर इसको दूसरी तरीके से देखा जाए तो जो भी हमारी कंट्री का संविधान है, जो भी हमारी कंट्री के रूल रेगुलेशन हैं, वो बताता है कि हमारी कंट्री कैसी है। A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues। तो एक कंट्री के अंदर में क्या होता है? कंट्री के अंदर में दो चार लोग तो रहते नहीं है, कंट्री के अंदर में बहुत सारे लोग रहते हैं। और जब बहुत सारे लोग रहते हैं तो बहुत सारे लोग के अपने अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, उनका सोचना अलग अलग हो सकता है। और जब उनका सोचना अलग अलग हो सकता है तो हो सकता है कि जो एक सोचता हो दूसरा उसकी सोच पे एग्री ना करता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प serve as a set of rules and principles that all person in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed। इसीलिए एक जो संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सभी लोग को एकजुट यानी कि यूनाइट करता है। कैसे यूनाइट करता है? कि वो इन सभी लोगों के बेनिफिट को देखते हुए एक ऐसा रूल बनाएगा जिस रूल के ऊपर सभी लोग एग्री होंगे। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, वो सभी लोग को यूनाइट करने में हेल्प करता है और सभी लोग के लिए एक ऐसा रूल बनाता है जिसके ऊपर सभी लोग खुश होते हैं। This include not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से क्या होता है कि चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे वो मोनार्च सिस्टम हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, अभी जो दो मैंने बताया आपको, चाहे किसी भी तरह की गवर्नमेंट हो, लेकिन उस कंट्री के लोग जैसा चाहते हैं, जैसा बिलीव करते हैं, यानी कि सभी लोग अगर एक उस संविधान को मान रहे हैं
या वो संविधान सभी लोगों से पूछ के बना हुआ है, तो भाई वो जो संविधान बना है उस संविधान के अंदर में उन सभी लोग का एग्रीमेंट है जो उस कंट्री के अंदर में रहते हैं। तो जैसा वो लोग बिलीव करते हैं उसी तरीके का जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ ऊपर देखो एक पिक्चर बनी हुई है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम पे, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपनी असेंबली के अंदर में एक स्पीच दे रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात को कर रहे हैं। यानी कि जब हमारा कंट्री आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले से ही ये बात चल रही थी कि भाई हमारी कंट्री का रूल रेगुलेशन कैसे होगा, और उस रूल रेगुलेशन को बनाने के लिए ग्रुप ऑफ लोगों को इकट्ठा किया गया, ग्रुप ऑफ लोगों को रखा गया कि आप सभी लोग ये डिसाइड करेंगे कि इस कंट्री का रूल रेगुलेशन कैसा होना चाहिए। उसी को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल को पढ़ने से पहले आज की वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए, क्योंकि ये शुरुआत की वीडियो है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप समझो अच्छी तरीके से, ताकि नेक्स्ट वीडियो से फिर मैं आपको जो बोलूँ वो आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाए। तो उसके लिए आप इस वीडियो को देखो अच्छी तरीके से, समझो अच्छी तरीके से, और कोशिश करो कि इसमें जो बातें कही हैं उन्हें आप समझ पा रहे हो अच्छी तरीके से, ताकि आने वाले जो वीडियोस होंगी उसमें जब बात करी जाएगी तो आपको वो बातें डिफिकल्ट ना लगें और आप आसानी से उन बातों को समझ पाओ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करें। थैंक यू।